अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है बच्चों आप लोगों के? कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? एज यूजुअल बोरिंग सा। बोरिंग गुजरा? क्यों? मिड्स आ रहे हैं ना, तो तैयारी करनी है। लो चलो खैर, आई होप मिड्स का आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोगों के सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं मिड्स, ठीक है? तो मोड ऑफ एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी ऑन कैंपस इंशाल्लाह। तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ भी होंगे और एससीक्यू भी होंगे। आप लोगों के जो पेपर पैटर्न है उसमें ऑलमोस्ट जैसे अगर 50 मार्क्स का पेपर मैं बनाती हूँ तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे या 35 मार्क्स के एंड 15 to 20 मार्क्स के शॉर्ट एस्से क्वेश्चंस होंगे विच विल बी 3 to 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों के 10 इंक्लूडेड होंगे टोटल। आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं बिहेवियरल के वो 19 हैं। 10 विल बी इंक्लूडेड इन द मिड्स। अब 10 कौन से वाले इंक्लूडेड हैं वो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगी। मोस्ट लाइकली फर्स्ट 10 विल बी इंक्लूडेड और वो मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म करके आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न सारा कुछ जो है वो मैं एक फ़ाइल बना के LMS पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा उसको। ठीक हो गया? आज का लेक्चर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबको नज़र आ रहा है? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर का आउटलाइन है इट्स अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है? हमने ऑलमोस्ट सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट कर लिया अपना बिहेवियरल साइंसेस का। अब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर से सेक्शन डी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ बेसिकली सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? टुडे का जो टॉपिक है हमारा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। we are going to be studying about different personality development, ठीक है? and personality types and personality disorders, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि personality किस तरीके से develop होती है हर individual की। उसके बाद we are going to be studying the different types of personality an individual has, ठीक है? and after that we are going to be studying about different personality disorders. Disorder means to say that something which is considered to be abnormal in our society या एक सोशल सर्कल में जो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या ट्रेट जो कि एबनॉर्मल समझा जाता है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वी हैव डिफरेंट थेरीज डिवाइस्ड, ठीक है? ये सब अभी थेरीज है, इनमें से कोई भी अभी तक लॉ तक नहीं पहुंचा है। पियाजेट्स थ्योरी है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फ्रूड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और एरिक्सन थ्योरीज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। वन बाय वन हम इन थेरीज को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इनकी डिफरेंट स्टेजेस को हम जो है वो स्टडी करेंगे। आपके लिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आपकी ये जो डिफरेंट थेरीज हैं और उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आपकी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज अदर देन दैट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये बेशक बंद कर दें, कोई स्टूडेंट तो है नहीं। हाँ, सारे ऑनलाइन ही हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें वेरियस आपके पास जो है MCQs बन सकते हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहले हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। सो बाय डेफिनेशन, ठीक है, बुक की एक डेफिनेशन देखें। पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द distinctive patterns of behavior including thoughts, motives, beliefs, attitudes and cognition that an individual possesses. It can also be defined as the characteristic set of behaviors, cognitions and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors. ठीक है, बेसिकली तो आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है? पर्सनालिटी इज बेसिकली योर बिहेवियर, एक आपका एक डिस्टिंक्टिव बिहेवियर जो कि आप शो करते हो।
अब नाउ योर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन योर थॉट्स, ठीक है, आपके इमोशंस आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली जो है आप बिहेव करते हो। उसके साथ साथ इट मस्ट ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड अपॉन कि जो पर्सनालिटी होती है वो आपका जो आपके बिहेवियर होता है या जो आपके इमोशंस होते हैं या जो आपके मोटिव्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो आपके बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यू कैन से कि जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इट डिपेंड्स अपॉन योर बायोलॉजिकल एंड योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होगी एज अपोज टू समवन who is studying in a government sector university, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक बुरा होगा या कोई एक अच्छा होगा, बट according to the environment that you are living in or according to the social scenarios जिसमें आप रह रहे होते हो उसके accordingly आपकी जो personality होती है वो develop होती है। Personality arises from within and makes us who we are. These are the individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling, and behaving. All children develop differently and each has their own complex cognitions and characteristics. No single theory can account for it. ठीक है, तो यू कैन से कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल की चाइल्डहुड में हो जाती है, ठीक है। चाइल्डहुड में जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह का एक एनवायरनमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। और कुछ चीज़ें जो है वो बाय बर्थ ऑब्वियसली जेनेटिक्स के थ्रू एक पर्सन में इंडिविजुअली प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो है पियाजेट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। स्विस साइकोलॉजिस्ट था जियान पियाजेट। ही बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन पास थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। His theory hypothesized that children advance through 4 stages of cognitive development with each stage building on the previous one, ठीक है। तो इसमें जियान पियाजेट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस थेरी को जो है फॉर्म किया था एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसने हाइपोथेसिस दिया था कि 4 डिफरेंट हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं जिससे एक चाइल्ड की जो है पर्सनालिटी डेवलप होती है। सो 4 स्टेजेस में हमारे पास सबसे पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। नेक्स्ट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। वन बाय वन हम इन चारों स्टेजेस को अच्छी तरह स्टडी करेंगे। सबसे पहली स्टेज है जी हमारे पास, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, इज द सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि स्टार्ट करती है फ्रॉम बर्थ एंड इट एंड्स एट 2 years of age. The child begins to interact with the environment. नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द एज ऑफ 2 years to 6 or 7 years. The child begins to represent the world symbolically. Next stage is the concrete operational stage. Concrete operational stage starts from the age of 7 till 11 or 12 years of age and the child learns the rules such as conservation. उसके बाद फ्रॉम द 12 years of age till adulthood आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें द एडोलेसेंट कैन ट्रांसेंड द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहली बेटा हमारे पास स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें द चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज लार्जली नॉन वर्बल एंड ही इज मेनली कंसर्न्ड विद लर्निंग टू कोऑर्डिनेट पर्पसफुल मूवमेंट्स सच एज नेक होल्डिंग, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। बेसिकली जो 2 साल तक का बच्चा होता है वो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इस स्टेज को आप नॉन वर्बल स्टेज का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस स्टेज में the child is doing activities which are which are important for his survival, जिसमें neck holding आ जाती है, crawling आ जाती है, walking आ जाती है, sitting आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो है वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो क्रॉलिंग करते हुए हर चीज़ को उठाएगा, उसको मुंह में डालेगा, तो ये सारी उसकी सेंसरी मोटर स्टेज है। उसमें द चाइल्ड इज़ बेसिकली लर्निंग फाइन मोटर स्किल्स भी उसमें डेवलप हो रही होती हैं। For the very young child, out of sight can literally mean out of mind. This is why playing peekaboo amuses the infants. After the age of 18 months, the concept of object permanence begins to emerge and the child starts to pursue disappearing objects. ठीक है, तो इस एज में आप बच्चे के साथ पीकाबू खेलो तो वो बहुत ज़्यादा इम्यूज होता है, उसके लिए वो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड प्ले होता है, एक जॉय होता है, ठीक है। आफ्टर 18 months ऑफ एज उसको समझ आ जाती है और उसको उस चीज़ पे इतनी इंजॉयमेंट या इतना प्लेफुलनेस उसको फील नहीं होती।
ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज की जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये एक नॉन वर्बल स्टेज है। सेकेंडली इसमें फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। बच्चा हर चीज़ को पकड़ रहा होता है, क्रॉल करना सीखता है, वॉकिंग करना सीखता है, नेक होल्डिंग, सिटिंग करना सीखता है। हर चीज़ को जो है पकड़ के उसका टेक्सचर फील करेगा। तो वी आर गोइंग टू से कि उसकी सेंसरी और मोटर स्किल्स आर स्टार्टिंग टू डेवलप इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज होती है दैट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 2 years टिल द एज ऑफ 7 years. During this stage, the child develops the ability to think symbolically and to use language. ठीक है। अब बेसिकली 2 साल की उम्र में बच्चा जो है वो थोड़ा वर्बल होना स्टार्ट करता है। ठीक है। वो जो लैंग्वेज होता है उसको परसीव करने लगता है। ठीक है। तो 2 साल से छोटा बच्चा जो होता है वो थोड़ा बहुत वर्बल इस तरह से होता है कि वो वेरियस साउंड्स बनाएगा और वो साइन लैंग्वेज के थ्रू आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। बट 2 साल के बच्चे के बाद वो वर्बल होना स्टार्ट करता है। जो लैंग्वेज आप बेबी के साथ बोलेंगे, वेदर इट्स इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, व्हाट्सएवर, दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज द चाइल्ड इज गोइंग टू कॉम्प्रीहेंड इन हिज माइंड, और वही लैंग्वेज जो है वो बोलेगा। ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक तो लैंग्वेज परसेप्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद सिम्बॉलिकली स्टेज होती है। मीन्स टू से कि इस एज में बच्चा जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट शेप्स को परसीव करना शुरू करता है। उसको डिफरेंट शेप्स का पता लगता है, उसको अल्फ़ाबेट्स का पता लगता है, उसको डिफरेंट कलर्स का पता लगता है। तो वो थोड़ा सा सिम्बॉलिकली, और यू कैन से कि एक्टिविटी लर्निंग जो है वो इस स्टेज पर सबसे बेस्ट होती है चाइल्ड के लिए। However, its use of language is not sophisticated and they tend to confuse words with the object that they represent. The child is quite egocentric and unable to take the point of view of others, and children also make conservation errors at this stage. ठीक है। तो ये एक वो एज होती है इसमें चाइल्ड इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करे। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि आपके लिए जो है ये चीज़ सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग द टी वी फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, तो इट इज़ गोइंग टू हार्म योर आइज, सो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि ये बात बच्चे को उतनी प्रॉपरली समझ ना आ सके, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट वेरी मच वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड नहीं करता, ईगोसेंट्रिक होता है थोड़ा सा। मीन्स टू से ही ओनली वॉन्ट्स what he or she wants. ठीक है। he does not care about the rest of the world. दूसरी बात, दे ऑल्सो में कंजर्वेशन एरर्स। कंजर्वेशन एरर्स का मतलब ये होता है दैट दे आर एबल टू जज द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मीन्स टू से अगर दो बच्चे ही बैठे हुए हैं और आपने एक बच्चे को एक बड़े बाउल में फ्रूट काट के दिया और दूसरे बच्चे को आपने छोटे बाउल में फ्रूट काट के दिया, लेकिन फ्रूट जो है वो दोनों के पास एक ही जितना है, सिर्फ बाउल्स जो है एक के पास बड़ा है और एक के पास छोटा है। तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि इस स्टेज पर बच्चा जो है वो रोना शुरू कर दे कि मुझे छोटे बाउल में थोड़ा फ्रूट आपने क्यों काट के दिया, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट एबल टू परसीव द क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को जो है परसीव करेगा। तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्जर्वेशन एरर। वो बच्चा जो है इस स्टेज पे कॉन्जर्वेशन एरर करता है, दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू परसीव द क्वांटिटी ऑफ द थिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द अपरेटस जिसमें वो चीज़ पड़ी होती है, पानी के ग्लास अगर दो पड़े हुए, एक टॉलर ग्लास है और एक थोड़ा स्मॉल ग्लास है, बट दोनों में 250 ml ऑफ वाटर आ रहा है, तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि बच्चे को लगे कि जो टॉल ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी है। तो इसको हम कहते हैं दैट दिस इज कॉन्जर्वेशन एरर। Next stage is the concrete operational stage, which ranges from 7 to 11 years of age. An important development during this stage is the mastery of concept of conservation. ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, as you can see from this image as well, कि दोनों glasses एक तरह के हैं, एक amount of water है दोनों में, then एक measuring flask में वही पानी डाल दिया, but the amount of water is same. ठीक है। तो एट दिस स्टेज द चाइल्ड विल डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। उसको समझ आ जाएगी कि the amount of fruit in both of the bowls is same, irrespective of the size of the bowl. Children have learned pouring liquid from tall, narrow glass into a shallow dish does not reduces the amount of fluid. During this stage, the child's thoughts start to grasp the concept of time, space, and numbers. The child starts using categories and principles. ठीक है। तो इस स्टेज पे बेसिकली नंबरिंग की आइडेंटिफिकेशन होना शुरू। नंबरिंग की आइडेंटिफिकेशन तो एज सच आपको स्टेज 2 में हो जाती है, बट एट दिस स्टेज आपको थोड़ी सी आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड टाइम का आइडिया लग जाता है दैट इट्स बहुत ज़्यादा टाइम हो गया या बहुत कम टाइम हो गया। दे स्टार्ट टू कैटेगराइज थिंग्स।
Next stage is the formal operational state, which start from 11 years of age till onwards. Thinking is based more on abstract ideas and the child becomes less egocentric. ठीक है, you can say that this is the stage जिसमें child जो है वो थोड़ा सा sensible होना start हो जाता है. He wants to know the point of view of others as well. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा होती है, because they're learning to learning or new concepts, new ideas. तो problem solving जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए skills जो है वो develop हो रही होती हैं. ठीक है, और इस स्टेज में आप ये कह सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो है वो चाइल्ड में डेवलप हो रही थी. अटेनमेंट ऑफ फुल एडल्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. Thinking becomes systematic and logical, gain greater knowledge and experiences, are able to understand cause and effect relationship and capable of reasoning and conceptualize. ठीक है, तो रीजनिंग जो है वो बच्चे में इस स्टेज पे आना. अगर आप उससे वो आपको कह रहे हैं कि आई वांट टू गो प्ले विद माय फ्रेंड्स और आप उससे कहते हैं कि व्हाई यू वांट टू गो दैट, तो ही और शी मे हैव अ रीजन फॉर दैट. और अगर एक छोटे बच्चे से आप ये चीज़ पूछें तो वो रोना शुरू कर देगा और वो टैंट्रम शो करेगा दैट आई जस्ट वांट टू गो. बट एट दिस स्टेज जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे के पास हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न होती है. पर्पसफुलनेस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? पियाजेट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बेटा 4 स्टेजेस आप लोगों को समझ आ गई? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो मैम. Next theory of personality development is psychoanalytical theory. Sigmund Freud ने propose की थी. He proposed that an individual's personality develops through series of 5 stages stretching from infancy to childhood. These stages are called as psychosexual stages because each is characterized by efforts to obtain pleasure centered on one of the several parts of the body called as the erogenous zones. ठीक है, psychoanalytical theory को हम थोड़ी सी ये जो theory है basically ये psychosexual stages के accordingly develop की गई है. इसमें different parts of the body को erogenous zones के तौर पर divide करके उसने ये stages जो हैं develop की थी. 5 stages हैं हमारे पास: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज. कुछ बुक्स में लेटेंसी और जेनिटल स्टेज को एक ही स्टेज का नाम दिया गया, तो 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं. सबसे पहली स्टेज इज द ओरल स्टेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू 1 year. द एरोजेनस जोन इज द माउथ. ठीक है, इस स्टेज में बच्चा जो है वो दूध पीता है. ठीक है, उसके लिए द ओनली इरोजिनस प्लेस दैट ही और शी हैव इज द माउथ. वो हर चीज़ मुंह में डालेगा, थम सकिंग करेगा, बाइट करेगा, सक करेगा, कोई भी टॉय होता है उसको मुंह में डाल लेता है. तो दिस इज द ओरल स्टेज बिकॉज थ्रू द माउथ ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. नेक्स्ट स्टेज इज द एनल स्टेज जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 year ऑफ एज टिल 3 year ऑफ एज में. इरोजिनस जोन है वो बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल होता है. ठीक है, इस स्टेज में बेसिकली द चाइल्ड इज लर्निंग. दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग कर सकते हैं बिकॉज बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल की जो स्किल्स होती हैं वो इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा बेस्ट डेवलप हो रही होती हैं. नेक्स्ट इज द फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज 3 to 6 year ऑफ एज में स्टार्ट होती है एंड इरोजिनस जोन इज द जेनिटल्स. ठीक है, इस स्टेज में बेसिकली द चाइल्ड वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी. ठीक है, वो अपने जेनिटल्स से को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली, आप इसको एक नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, बट यू कैन से दैट दे आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट देयर जेनिटल्स. ठीक है, वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं एंड दे वांट टू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. तो इसको आप फैलिक स्टेज कहेंगे. नेक्स्ट स्टेज इज द लेटेंट स्टेज जो कि 6 year ऑफ एज टिल प्यूबर्टी होती है, जिसमें लिबिडो इज टोटली इनएक्टिव. मीन्स टू से कि सेक्सुअली एक्टिवनेस या सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो इस एज में बिल्कुल नहीं होते अंटिल द प्यूबर्टी कम्स. नेक्स्ट स्टेज इज द जेनिटल स्टेज जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ. मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली एक इंटिमेसी के डेवलप होते हैं. सबसे पहले बेटा ओरल स्टेज. प्लेजर सीकिंग बिहेवियर फोकसेस ऑन द बेबीज माउथ. यंग चिल्ड्रन आर ऑफन सीन बाइटिंग, सकिंग और प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स in their mouth, as I have said before. Freud hypothesized that if oral needs such as the need for food are delayed, the child's personality may become arrested and fixated. For example,
Fixation at the oral stage may be manifest in behaviors such as chewing on pencils, smoking cigars, or overeating, and in personalities such as excessive dependency, optimism, and gullibility. ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है उसमें अगर बेबी को आप बहुत ज़्यादा फूड का डिले करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट ही और शी इज़ आस्किंग फॉर, ठीक है, वो रो रहा होगा, दूध के लिए ही रो रहा होगा, आप उसको अगर उस चीज़ को डिले करेंगे तो द चाइल्ड मे गेट फिक्सेटेड एट दिस पर्टिकुलर एज, मीन्स टू से कि उसको आदत हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी ही वॉन्ट्स टू ईट ही विल क्राई फॉर फूड, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि फिक्सेशन हो गई है एट दी ओरल स्टेज। उसके अलावा जो है थम सकिंग की जो आदत होती है, बाइटिंग की जो आदत होती है, अगर आप उसको इस स्टेज पर ही थोड़ा सा प्रिवेंट कर सको तो इट कैन लेटर ऑन बी प्रिवेंटेड, लेकिन अगर आप उसको इस स्टेज पर ही प्रिवेंट नहीं करो तो ये आपकी काफ़ी लोगों में जो है लॉन्ग टर्म ये हैबिट थम सकिंग की, बाइटिंग की, चूइंग ऑन पेंसिल्स की जो है डेवलप हो जाती है, या ओवर ईटिंग की डेवलप हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा आपने ओरल मीट को डिले किया, बच्चे की फूड को डिले किया, तो एक जब चाइल्ड बड़ा होगा तो उसमें गलेबिलिटी की आदत हो जाएगी, मीन्स टू से कि वो लालच के साथ खाना खाएगा, उसको चाहे भूख होगी या नहीं होगी बट स्टिल वो गलेबल हो जाएगा एंड ही विल ओवर ईट। Next stage, the anal stage. As the child gains muscular control, erogenous zone shifts to the anus and the child develops the pleasure from the retention and expulsion of feces. The key to this stage is toilet training. The way parents approach toilet training can have lasting effect on their children. If the parents are strict and demanding, the child may rebel and the result will be fixation at दिस स्टेज, ठीक है, कि इस एज पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ बच्चे के साथ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओ कि तुमने वॉशरूम ही जाना है एंड यू आर नॉट सपोज टू डर्टी योर क्लोथ्स और योर डायपर, तो इट इज़ लाइकली कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे से स्टबर्न बिहेवियर शो करे और उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो 7 से 8 साल तक कंप्लीट ही ना हो, तो दिस इज़ द की टू द स्टेज। Individuals who are fixated, they tend to be overly rigid, obsessional, orderly as adults, and they are referred to as anal retentive. ठीक है, अगर इस स्टेज पर फिक्सेशन हो जाए, which is the anal stage, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशनल बिहेवियर या ऑर्डरली एज अडल्ट बिहेवियर जो है वो रिजिडिटी जो है वो आना शुरू हो जाती है बच्चे में। People who have obsessional traits, they tend to be perfectionist and they easily become distressed and anxious when their orderliness or timetables are disturbed. Next stage is the phallic stage, which starts from the age of 4 to 5 years of age. In this stage, the children derive pleasure from fondling their own genitals. ठीक है, this is very much common at this age, young girls, and more common in young boys. ठीक है, this is something which is not considered to be abnormal. ठीक है, ये एक बहुत ही normal stage होती है और आप बच्चे को अगर खुद से इस चीज़ के बारे में जो है थोड़ी सी educate करो that you are not supposed to do that or you are not supposed to do that in front of everybody, so automatically this stage is then going to disappear, but you have to take it very much lightly. आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अगर strict हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप अगर इस चीज़ के लिए demanding हो जाएंगे तो automatically the child is going to get fixated at this stage और उसके लिए जो है द प्लेजर जोन इज गोइंग टू रिमेन देयर और वो प्यूबर्टी से पहले ही हो सकता है उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। So this stage is also the time when Oedipal complex in boys or Electra complex in girls occurs. Young boys develop sexual interest in their mothers, their fathers as competitors for mother's affection and therefore want to get rid of their fathers. A disturbed phallic state is seen in adults in the form of disturbed relationship with both or either of the gender. ठीक है, तो basically इसको आप negative way में नहीं ले सकते, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं that कोई भी young boy है तो उसको अपनी mother के साथ एक trust का relationship develop होता है, तो he or she is trying to explore their sexuality, तो they may से कि अच्छा मैं तो फॉर एग्जांपल आप इस एज में बच्चे से पूछते हैं कि अच्छा बड़े होके क्या करना है, तो वो कहेंगे हाँ मैं बड़े होके आई वांट टू गेट मैरिड टू माय मॉम और आई वांट टू गेट मैरिड टू माय फादर, बिकॉज दिस इज द ओनली रिलेशनशिप दैट दे हैव सीन इन देयर लाइफ और उनके सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी मच नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास स्टेज होती है वो होती है लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज। लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज स्टार्ट्स एट अराउंड द एज ऑफ 6 years.
चिल्ड्रन एंटर अ पीरियड व्हेन देयर सेक्सुअल इंटरेस्ट आर सप्रेस्ड, ठीक है। लेटेंसी स्टेज में 6 साल की उम्र से लेकर प्यूबर्टी तक लेटेंसी स्टेज होती है, उसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो सप्रेस होते हैं, बच्चा खेलने में, स्कूल जाने में और अपनी एक्टिविटीज़ में जो है वो बिजी होता है। उसके बाद आपकी जेनिटल स्टेज स्टार्ट होती है जो कि एट दिस इट इज़ रीअवेकेंड एट प्यूबर्टी एंड इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। In the genital stage, the sexual pleasure is derived from the heterosexual relationship. At beginning of this stage, most adolescents have difficulty developing true affection with others. As they mature, they develop greater ability to establish such relationships, thus setting the foundation for एडल्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो जेनिटल स्टेज जो है वो आपकी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और ये आपकी थ्रू आउट लाइफ रहती है। तो ऑब्वियसली विद एज यू एज, एज यू मैच्योर, तो आपकी बॉन्डिंग जो है या एक एडल्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की जो है वो बिल्डिंग ज़्यादा बेटर होती है। ठीक हो गया। तो ये आपकी जो ही फ्लूइड की थेरीज थी जिसके अकॉर्डिंगली 5 स्टेजेस होती हैं और ये सारी जो है वो सेक्सुअल स्टेजेस के अकॉर्डिंगली उसने उस चीज़ को डिवाइड किया है। उसके बाद हमारे पास एरिक्सन की स्टेजेस हैं ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। Erikson added to Freud's theory by concentrating on human development beyond puberty. He concluded that human personality is determined not only by childhood experiences but also those of the adulthood, and he described 8 stages of life cycle. ठीक है, इसने बेसिकली एरिक्सन ने कहा था कि सिर्फ चाइल्डहुड में ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती, आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट योर लाइफ हो रही होती है। उसके अलावा ही ऑल्सो प्रपोज्ड कि सेक्सुअल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को स्टेज नहीं कर सकते। उसने ओवरऑल जो है उसको डिवाइड किया था। तो उसके हमारे पास 4 स्टेजेस है। इन्फेंट होता है सबसे पहले, देन टॉडलर, देन अ प्री स्कूलर, देन अ स्कूल एजर, देन एडोलेसेंट, देन अ यंग एडल्ट, देन मिडिल एज एंड देन अ ओल्डर एडल्ट। ठीक है, सबसे पहली है जी बर्थ से 1 ईयर ऑफ एज तक हमारे पास इन्फेंसी होती है। इन्फेंसी में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट या बेसिक एटीट्यूड इज द एबिलिटी टू ट्रस्ट अदर्स एंड अ सेंस ऑफ वंस ओन ट्रस्ट वर्दीनेस, सेंस ऑफ होप। ठीक है, बेसिकली स्टेजेस के जस्ट आपको नाम भी पता हो और एज पता हो तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बेसिक एटीट्यूड जस्ट इसमें ट्रस्ट का होता है कि आप बच्चा जो है वो किसी चीज़ से डरता नहीं है इस एज में। ठीक है, आप उसको कोई घर में आप पेट ले आओ तो वो फ़ौरन से उसके, अगर आप पेट को प्यार करोगे वो भी फ़ौरन से पेट के पास जाएगा और उससे प्यार करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इस स्टेज पे एक डिस्ट्रस्ट की एबिलिटी जो है वो बच्चे में नहीं होती। देन 1 to 3 years of age अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, सेल्फ कंट्रोल विदाउट लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, एबिलिटी टू कॉपरेट एंड टू एक्सप्रेस कंप्लायंस एंड सेल्फ डाउट। ठीक है, तो मोरलेस आप ये कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हैज स्टार्टेड टू डेवलप। Then we have 3 to 6 years of age, which is the late childhood, initiative versus guilt. इसमें रियलिस्टिक सेंस ऑफ पर्पस होता है, एबिलिटी टू एवेलुएट वंस ओन बिहेवियर, सेल्फ डिनाइल एंड सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि इस एज में बच्चा जो है वो थोड़ा सा सेंसिबल होना स्टार्ट होता है। वो अपने जो है पर्पसनेस होती है उसकी हर चीज़ में, कोई जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसके बिहाइंड उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। देन इज 6 to 12 years of age, which is a school going age. इसमें बेसिकली जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती है, बिकॉज एट दिस स्टेज बच्चा या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है या बहुत ज़्यादा इंफीरियरली कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, बिकॉज वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके लिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन की रियलाइजेशन होती है। ठीक है, तो जब रियलाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन होगी तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि बच्चा स्कूल से या अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा विड्रॉल फील करे। सो दिस इज़ द टाइम जिसमें आपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करवाना होता है, बिकॉज अगर इस टाइम पर आप बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एडोलेसेंस एज, जो कि 12 to 20 years ऑफ एज में होती है। उसमें बेसिकली फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन होती है, पॉसिबली एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी मच कॉमन, सोशल भी हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी होती है, यू आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। देन 18 to 25 years ऑफ एज यंग एडल्टहुड होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 25 to 65 years ऑफ एज एडल्टहुड होती है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मीन्स टू से कि आप प्रोडक्टिविटी की तरफ होते हैं, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स या एम्स की तरफ जो है काम कर रहे होते हो।
देन आफ्टर 65 ईयर्स टू डेथ इज़ दी ओल्ड एज पीरियड, जिसमें बेसिकली रिटायरमेंट की लाइफ होती है. कुछ लोग उसमें सेंस ऑफ लॉस फील करते हैं, कुछ लोग उसमें यूनिकनेस फील करते हैं. तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. ठीक है, एरिक्सन की जो ये स्टेजेस हैं ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेजेस हैं. कुछ लोग इन स्टेजेस को मानते हैं, कुछ इन स्टेजेस को नहीं मानते. कुछ बिलीव करते हैं दैट दीज स्टेजेस आर समवट थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड है. अगर आप देखें इसमें तो 1 to 3 years ऑफ एज में दे आर सेइंग सेल्फ डाउट एंड कंप्लायंस. तो 1 to 3 years ऑफ एज के बच्चे में इतना ये ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, बट स्टिल इन स्टेजेस को आपने इनके नाम, इनके एजेस और थोड़ा बहुत बेसिक एटीट्यूड जो है वो आपको इसका आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. दो तरह की पर्सनालिटी होती है हमारे पास, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट. ठीक है, एक्सट्रोवर्ट आपको पता है आउटगोइंग फ्रेंडली लोग होते हैं. इंट्रोवर्ट इज समवन हु इज शाय एंड थोड़ा सा जो है आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, तो इनमें से कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, दोनों ही टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैं विच इज़ वेरी मच कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ पर्सनालिटी में दो टाइप्स आ जाती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. ठीक है, दोनों टाइप्स का एक एसोसिएशन है विद द हार्ट डिजीजेस. टाइप ए पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं दे आर कॉम्पिटेटिव, दे आर एग्रेसिव एंड दे आर अचीवमेंट ओरिएंटेड. मीन्स टू से कि वो हर वक्त एक रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एक प्रेशर रहता है उन पर दैट आई हैव टू डू दिस. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई फॉर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाए दैट कि मैंने आज ये खाना बनाना है, मैंने बहुत अच्छा बनाना है और आई वॉन्ट कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. तो वो एक हर वक्त एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेगी. जो टाइप बी पर्सनालिटी के लोग होते हैं दे आर वेरी इजी गोइंग, दे आर लेस स्ट्रेस्ड एंड दे आर इनडिफरेंट. ठीक है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, टेंशन फ्री होकर लाइफ गुजारते हैं. तो जो टाइप ए के लोग होते हैं दे आर एट अ वेरी ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट डिजीजेज. ठीक है, इसमें आप टाइप ए की ब्राइट साइड और डार्क साइड देख सकते हैं. ब्राइट साइड ये है कि ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव होते हैं, तो हार्ड वर्किंग होते हैं. दे वर्क वेल मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आर कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट. दे वर्क टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. ऑन द अदर हैंड डार्क साइड पे अगर आप देखें तो दे लिव अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर विच इज़ यूजली सेल्फ क्रिएटेड. ठीक है, वेदर दे हैव एन एक्सटर्नल प्रेशर और नॉट, वो उनका अपना एक प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ होता है. हर वक्त वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहते हैं. They take on multiple activities with rigid deadlines to meet, become hostile, anxious, and disorganized, feel jittery and irritable prior to examinations. They are constantly in a hurry and they increase the incidence of heart diseases. टाइप बी की जो पर्सनालिटी हैं ऑब्वियसली दे आर इजी गोइंग, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव इवन व्हेन प्लेस्ड इन लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सड होके अपना काम कंप्लीट करते हैं. और बट डार्क साइड ये होती है दैट दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव एंड प्लेस्ड एंड दे वर्क हार्डर ओनली व्हेन दे आर गिवन अ डेडलाइन. नॉर्मल सिचुएशन में वो काम नहीं करते बिकॉज दे ऑलवेज नीड अ डेडलाइन जिस पे वो दे नीड टू वर्क. ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं. ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ी थी, वो उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है. अब जो हम पढ़ेंगे वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं. तीन हमारे पास क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर ए, बी एंड सी. क्लस्टर ए इज़ मैड, क्लस्टर बी इज़ बैड एंड क्लस्टर सी इज़ सैड. क्लस्टर ए में हमारे पास कौन से लोग होते हैं जो कि पैरानॉइड होते हैं, शिजोइड होते हैं, शिजोटाइपल होते हैं. क्लस्टर बी में हिस्ट्रोइनिक, एंटी सोशल, नार्सिसिस्ट एंड बॉर्डरलाइन. क्लस्टर सी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव, एंशियस, अवॉइडेंट और डिपेंडेंट. ठीक है, पैरानॉइड क्या होते हैं? पैरानॉइड वो होते हैं जो कि हम कहते हैं साइको है जी, ये तो साइको है. ठीक है, वो बेसिकली दे आर वेरी मच सस्पिशियस. उनको लगता है दैट हर बंदा जो है वो उनसे झूठ बोल रहा है, हर बंदा जो है वो उनको गलत मिसअंडरस्टैंड कर रहा है और ही और शी इज ट्राइंग टू हार्म देम. ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस दैट कॉज यू टू फॉल्सली बिलीव दैट पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू. दे आर सस्पिशियस, सेंसिटिव एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स. ठीक है, कि उनको लग रहा होता है कि हर पर्सन उनसे झूठ बोल रहा है, हर बंदा जो है वो उनके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस का शिकार रहते हैं. तो ये पैरानॉइड होते हैं. ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रेप के विक्टिम्स जो गर्ल होती हैं. ठीक है, वो उसके बाद पैरानॉइडनेस उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाती है दैट दे बिकम सस्पिशियस ऑफ एवरी मैन दैट इज लुकिंग एट देम. ठीक है, उनको लग रहा होता है दैट मे बी ही और शी इज ट्राइंग टू हार्म मी, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू हार्म मी. तो दैट इज समथिंग जो कि पैरानॉइड होता है.
उसके बाद आ जाता है शिज़ोइड. Schizoid is a personality disorder characterized by a lack of interest in social relationships, a tendency towards a solitary lifestyle, secretiveness, emotional coldness and apathy, lack of interest towards others. ठीक है, you can say कि introvert लोग जो होते हैं शिज़ोइड में, इंट्रोवर्ट की एक एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन को आप शिज़ोइड कह सकते हो कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी से बहुत ज़्यादा अपनी एक्सप्रेस नहीं करते, इमोशन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते. तो दे आर पीपल हु आर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम शिज़ोटाइपल भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ मेंटल इलनेस और अ डिसऑर्डर, aggressive or lack of concern for others, irresponsible, inability to maintain lasting relationship, disregard for the other's right, conduct disorder, aggressive, destructive and deceitful. ठीक है, अब बेसिकली जो शिज़ोइड लोग होते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े वो इंट्रोवर्ट हैं. ठीक है, वो किसी से दोस्ती इतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो एंटी सोशल डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो अगर किसी से फ्रेंडशिप करेंगे तो वो उसको जो है उसके साथ उनका जो कंडक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, उनके साथ डिसीटफुल बिहेवियर रखेंगे, उनकी इमोशंस का ख्याल नहीं रखेंगे, उनको हर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एंटी सोशल या शिजो टाइपल होते हैं. उसके बाद वी हैव ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर नोन एज हिस्ट्रोइनिक. हिस्ट्रोइनिक बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है जिनका. ठीक है, ये बेसिकली दे आर ओवर कंसर्न्ड विद फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बेसिकली इफ दे आर फिजिकली अट्रैक्टिव तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट वे में, एक सेडक्टिव वे में यूज़ करने की कोशिश करते हैं और अटेंशन सीक करने की कोशिश करते हैं लोगों की. शैलो इमोशंस होते हैं सेल्फ ड्रामाटाइजेशन, मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड क्रेविंग अटेंशन. ठीक है, आपने भी देखा होगा आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी अट्रैक्टिवनेस को शो करने की कोशिश करते हैं और वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज्ड करके प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसको आप हिस्ट्रोइनिक कहते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है दैट वी आर वेरी मच कि आप अगर एक गैदरिंग में बैठे हो तो एक बंदा ऐसा होता है जो स्नैपचैट पे अपनी स्नैप्स बना रहा होता है और ही और शी इज़ डिसकंसर्न्ड कि क्या इधर उधर हो रहा है. तो दे आर बेसिकली ओवर कंसर्न्ड विद देयर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. ठीक है, वो अटेंशन भी सीख कर रहे होते हैं और दे आर ट्राइंग टू यूज देयर अट्रैक्टिवनेस इन अ वेरी सेडक्टिव वे. ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत ये कह सकते हो कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं, वो अपने आप को भी सिर्फ फिजिकली देख रहे होते हैं और अपने जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी भी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे जो है उनको जज करते हैं. नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज नार्सिसिस्ट. ठीक है, नार्सिसिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं हु आर इन लव विद देमसेल्व्स. ठीक है, अब अपने आप से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं होती, बट द पॉइंट इज दैट you should there is a very much thin line difference between loving yourself and between overly attached to yourself or overly obsessed with yourself. ठीक है, तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो सेल्फ लविंग इतने ज़्यादा होते हैं that they don't care about the feeling of others. उनको सिर्फ अपनी ही फीलिंग्स का ख्याल होता है and they don't care that what the other person is saying or what the other person is feeling. ठीक है, ओनली फिजिकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, उसके अलावा भी वो अपनी हर चीज़ को सही समझते हैं. दे डोंट केयर कि अगर कोई उनको समझा भी रहा है दैट दिस इज समथिंग विच यू आर डूइंग इज नॉट राइट या ना करो दैट कैन हार्म यू, बट स्टिल दे आर सेल्फ लविंग. एम्पैथी उनमें बहुत कम होती है एंड दे बिलीव दैट दे आर ऑल इन ऑल एंड दे आर द बेस्ट. ठीक है, तो अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरली एग्जैजरेट करे और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे पास होते हैं बॉर्डर लाइन. ठीक है, बॉर्डर लाइन इमोशनली अनस्टेबल लोगों को कहते हैं या हम कहते हैं बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, मीन्स टू से आपको पता नहीं लगता, कभी भी कुछ भी कर देंगे. ठीक है, एक दिन आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, अगले दिन आपका फ़ोन ही नहीं अटेंड करेंगे. ठीक है, तो इनका ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं. दे आर प्रोन टू डिलिबरेट सेल्फ हार्म एंड ड्रग अब्यूज़. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ जो लोग कर रहे होते हैं उनकी यूजली बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है कि वो एक दिन बहुत अच्छे होते हैं आपके साथ और नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग अब्यूज़ के लोगों में ही बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसा अनस्टेबल लाइफ में इवेंट ऐसा हो सकता है जो कि उनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की तरफ ले जाता है. तो बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर इम्पल्सिव दैट दे विल डू एनीथिंग विच दे वांट. दे वोंट केयर कि अगले को क्या होगा या ये मेरे इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है. दे आर समवन हु आर वेरी मच इम्पल्सिव एंड दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू एट वट एवर टाइम दे वॉन्ट.
नेक्स्ट इज एंग्शियस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, एंग्शियस हमें भी लाइफ में कभी ना कभी एंजाइटी होती है, ठीक है, मीन्स टू से कि हम जो है बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल बिफोर अ जॉब इंटरव्यू और व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम ड्राइविंग अ कार और व्हेन यू इट्स द फर्स्ट डे ऑफ योर यूनिवर्सिटी, तो आप एंजाइटी फील करते हो, विच इज समथिंग नॉर्मल। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर वक्त ही एंशियस रहते हैं, उनमें हर वक्त एक टेंशन रहती है, उनको लगता है कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, वो अपने आप को सोशली इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है, मीन्स टू से कि वो क्लास में एंटर होंगे और कोई उनको नहीं भी देख रहा तो उनको लगेगा कि सब मुझे देख रहे हैं, वो एकदम से एंग्शियस हो जाएंगे, या मीन्स टू से कि वो हर वक्त एक सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, इवन दो नोबडीज उनको कोई भी प्रेशर क्रिएट उनके साथ नहीं कर रहा होता, तो वो उनकी अपनी माइंड की गेम होती है कि वो हर वक्त एक प्री ऑक्यूपाई रहते हैं दैट व्हाट इफ आई एम सोशली इन्फीरियर देन दी अदर्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं ऑब्वियसली उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, वो बहुत ज़्यादा चुपचाप रहेंगे, अकेले बैठे रहेंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज देर ऑल द टाइम फीलिंग एंग्शियस एंड दे फील कि सब उनको देख रहे हैं, सब उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब उनको जज कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस, ये सिर्फ उनकी अपनी एक माइंड में बनी हुई बात होती है। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये बेसिकली रिजिडिटी को शो करता है और परफेक्शनिज्म को, ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाई रहते हैं विद माइनर डिटेल्स, मीन्स टू से कि बार बार हाथ धोएंगे जाके, उनको लगेगा हाथ गंदे हो गए, या बार बार अपने घर की सफाई करेंगे, बार बार जो है बाल ब्रश करेंगे अपने, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, ठीक है, कि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ कि आप बार बार आप, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको इवन ऑड नंबर्स का होता है, ऑड नंबर्स उनको इरिटेट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनकी इवन नंबर में रहे, मेल बॉक्स में इवन नंबर ऑफ ईमेल्स रहें, ठीक है, तो या दिन में सुबह सफाई करेंगे तो फिर शाम में दोबारा करना शुरू हो जाएंगे, दे फील कि सफाई सही से नहीं हुई, ठीक है। तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये अगेन एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें यू आर वेरी मच प्री ऑक्यूपाइड विद माइनर डिटेल्स। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट पर्सनालिटी। डिपेंडेंट पर्सनालिटी के वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सबमिसिव और क्लिंगिंग होते हैं, जो कि हर वक्त किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं, वो अपनी लाइफ को खुद से डील नहीं कर सकते, उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती दैट दे कैन solve their own problems all the time, they need someone to take care of them, और वो हर वक्त किसी के साथ जुड़े रहेंगे, आप उनकी एक दफ़ा हेल्प करेंगे वो बस आपके पीछे पड़ जाएंगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज समथिंग जो कि मतलब आप इसको एक एबनॉर्मल सिनेरियो कह सकते हो, बट दिस इज समथिंग जो कि एक डिसऑर्डर क्रिएट किया जाता है कि आप अगर एक पर्सन को, फॉर एग्जांपल आपको क्विज अटेम्प्ट करना था एलएमएस पे, ठीक है, आपने अपनी किसी एक आपकी फ्रेंड ने आपसे हेल्प ले ली कि मुझे बता दो किस तरह से क्विज करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट, आपने उसको सारा समझा दिया, एक दफ़ा उसको करवा दिया, नेक्स्ट टाइम जब क्विज है वो अगेन आपके पास आ रही है कि मुझे तुम प्लीज़ करवा दो, मुझसे नहीं हो रहा, आप उसे फिर करवा रहे हो, बट नाउ इफ़ शी इज़ हैविंग अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी तो वो नेक्स्ट टाइम आप पर ही डिपेंड करेगी कि आप ही उसको क्विज कराएंगे, वेदर आपने उसको सारी चीज़ जो है वो खुद से सिखा भी दिया, तो दे आर ऑलवेज इन अ नीड फॉर केयर, और उनको लगता है कि वो अपना खुद से ख्याल नहीं रख पा रहे, वो हमेशा अपने साथ किसी ना किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं कि ये हमारी हेल्प कर देगा, ज़रूरी नहीं है कि वो उनका फ्रेंड ही हो, बस उनको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि उनकी हेल्प करे। सो डिपेंडेंट पर्सनालिटी जो है वो अगेन इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं होती, ये जस्ट आपके जो है जो साइकोथेरेपी के जो सेशंस होते हैं उनके थ्रू आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको कम कर सकते हैं, बट एज सच इनका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। आज का बेटा लेक्चर इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने आई होप सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग सुन के आप लोग ज़रूर इसमें से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड्स। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोलें। मैम मैं कल वाले लेक्चर में से एक चीज पूछना चाह रही हूँ मैम, वो क्रोनोलॉजिकल एज का आप एक बार दोबारा बता दें प्लीज। क्रोनोलॉजिकल एज बेटा मैम वो आपके, जिसमें हम आईक्यू फाइंड कर रहे थे उसमें एक था। हाँ IQ फाइंड यस करने, हम मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, अगर आप 19 ईयर्स के हैं तो 19 ईयर्स या क्रोनोलॉजिकल एज, और मेंटल एज आपकी होगी जो आपकी आपसे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के थ्रू आपकी मेंटल एज को हम पता करेंगे। ठीक हो गया यस मैम। जी। जहीर अली आप भी बेटा हैंड रेस कर रहे थे। मोहम्मद ताहा,
यस मैम। मोहम्मद ताहा मैम जहीर, मैंने सॉरी। जी बेटा, कोई मेरा क्वेश्चन है आपका? यस मैम। मैंने पूछा था किसी पर्सन में एक से ज़्यादा भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। बेटा, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू बी अ बिट मोर लाउडर? मैम एक पर्सन में एक से ज़्यादा भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई पर्सन हो सकता है कि वो नार्सिसिस्ट भी हो और उसके साथ साथ वो हिस्ट्रोनिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग कि नहीं हो सकता। नार्सिसिस्ट भी हो, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग हो, और साथ साथ हिस्ट्रोनिक भी हो, वो अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को एक प्रोवोकेटिव वे में इस्तेमाल करे, तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। थैंक यू मैम। हाँ बेटा, मिड्स में लेक्चर्स आपके 10 लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे। कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे वो मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन में फाइनल करके बता दूंगी। अभी आई हैव नॉट डिसाइडेड। जैसे ही डिसाइडेड होगा आपका पेपर पैटर्न, आपका सारा कुछ, वो मैं सारी एक फाइल प्रॉपर बना के LMS पे अपलोड कर दूंगी। और जहाँ तक बात है क्विज़ की, तो मैं सोच रही हूँ कि क्विज़ आप लोगों का मिड के बाद लूँ। जी सहर अयाज। यस मैम। मैम मैंने क्विज का पूछना था, जो फर्स्ट क्विज हुआ था उसका मैम आपने रिटेक कब रखना है? उसका कोई रीटेक नहीं होगा बेटा, मैं एक और क्विज लूंगी, उसमें से जिसमें सब ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। ओके मैम। मैम अभी आपने कोई डेट नहीं फाइनलाइज की वो क्विज की? अभी नहीं फाइनलाइज की, क्योंकि बीच में मिड्स का ये रौला मच गया है, तो जैसे ही फाइनलाइज होगी आई विल शेयर इट विद यू। ओके मैम, थैंक यू। ठीक हो गया? चले बच्चों, आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ। और अपना ख्याल रखें, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू पीपल आर एबल टू जॉइन ऑन कैंपस क्लासेस, और आप अपने मिड्स जो हैं वो ऑन कैंपस आके दे सकें। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। अल्लाह हाफिज।